हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो बनाई थी ऑफिशियल जो शेड्यूल आया है आयुष काउंसलिंग का, सेंट्रल और स्टेट का, जो NCISM और NCH ने मिलकर निकाला है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैंने उसके बारे में बताया और कहाँ पर वो अपलोडेड है ऑफिशियल वेबसाइट, उसका भी बताया। और मैंने बताया था कि अगली वीडियो में बताऊंगा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो NCISM और NCH दोनों ने मिलकर बनाए हैं, जो इस साल एडमिशन प्रोसेस में लागू होंगे। मतलब काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहना है, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने बताए हैं। तो वो सारे रूल्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। जो लोग भी काउंसलिंग खुद से कराना चाहते हैं वो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप खुद से काउंसलिंग कराना कर पाएंगे। और अगर आप लोग प्राइवेट मतलब पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसको जाकर ज्वाइन कर लेंगे व्हाट्सएप के लिंक को, और वहाँ पर पेमेंट करके आप पेड काउंसलिंग भी करा सकते हैं। बाकी जो खुद से कराना चाहें खुद से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। तो यहाँ पर जो पहला यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो NCISM के लिए इस साल के लिए निकाले हैं, तो उसमें सबसे पहले आप देख लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले काउंसलिंग के लिए कौन कौन से कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में आप एडमिशन लें, और वही कॉलेजेस सिर्फ एलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग के लिए जिनको NCISM यानी BAMS, BUMS और BHMS के लिए जो परमिशन देती है, आपको पता होगा NCISM देती है, और BHMS के जो कॉलेजेस हैं उन्हें NCH परमिशन देती है। तो जिनको NCISM और NCH इन दो संस्थाओं ने परमिशन दे दी होगी उन्हीं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में जो है एडमिशन होगा। तो जैसे ही अपडेट आएगा फाइनल लिस्ट का कौन कौन से कॉलेजेस को परमिशन मिली है, मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। लेकिन अगर तब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप ये मान के चलें कि जो भी चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस रहेंगे, अभी जैसे जैसे शेड्यूल आएगा, जैसे AA CCC का कुछ दिन में आने वाला है, मैं वीडियो के थ्रू अभी रेस्पेक्टिव आपको बता दूंगा सेपरेटली कि कब आएगा नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सब प्रोसेस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो उसमें जो है ऑलरेडी लिस्ट दी रहेगी। जैसे ही नोटिफिकेशन ऑल इंडिया कोटा का आएगा तो उसमें जितने भी कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनकी लिस्ट दी जाएगी, और रेस्पेक्टिव जो स्टेट वाइज शेड्यूल आएगा उसमें स्टेट के जो भी कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट दी जाएगी, और चॉइस फिलिंग में भी उन्हीं कॉलेजेस को रखा जाएगा जिनको परमिशन मिल जाती है। बाकी आप किसी भी ऐसे कॉलेज में फिजिकली ऑफलाइन जाके एडमिशन लेने की कोशिश ना करें, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में, कि अगर वहाँ पर परमिशन उस कॉलेज को नहीं मिली है तो आप एडमिशन ना लें। अगर परमिशन मिल गई है तो आप प्री बुकिंग करा सकते हैं, उसमें मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहें तो उसमें टोटल आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि जिन कॉलेजेस को परमिशन मिली है वही पार्टिसिपेट करेंगे। सीट मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने पहली भी वीडियोज़ में बताया था कि जो टोटल 100% सीट्स हैं उसमें दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है ऑल इंडिया कोटा 15%, और दूसरा जाता है 85% स्टेट कोटा या फिर यूनियन टेरिटरी कोटा, और जिसमें ये हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए। और डीम्ड की जो 100% सीट्स हैं वो किससे भरी जाती हैं, ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो और उसके साथ ही जितने भी डीम्ड कॉलेज हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आ गए, और नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरे जाते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं उनकी 15% सीट्स भी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी, और बची हुई 85% जो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी। लेकिन अगर प्राइवेट सीट्स की बात की जाए तो वो 100% की 100% किससे भरी जाएंगी, वो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, जिसमें अपन 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा के पूरे भी किसी भी स्टेट के आप रहने वाले वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये रूल्स मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका था, वही रूल्स यहाँ पर रहे हैं। ये मैंने पहले ही बताया था कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई भी चेंज नहीं आया है, जो पिछले साल वाले रूल थे वही हैं। बाकी जो आगे एक दो रूल चेंज हैं वो आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स में इन्होंने यही बताया है कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताई है कि मैनेजमेंट कोटा की जितनी भी सीट्स हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो डोमिसाइल फ्री होंगी। मतलब आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, मैनेजमेंट सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होगा वो रेस्पेक्टिव जो अथॉरिटी होगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगी। उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग का जो शेड्यूल है इसको मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो उसको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। यहाँ पर सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं काउंसलिंग प्रोसेस के वो आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो इन्होंने यही बताया है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनको परमिशन NCISM और NCH जिनको मिली है वही पार्टिसिपेट करेंगे।
फिर अगला जो बताया है कि ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको अगर काउंसलिंग करानी है तो वो 88CCC पे होगी और जो भी नोटिफिकेशन है वो इसी वेबसाइट पे आएंगे। बाकी स्टेट के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट की जो अथॉरिटी है आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है उस पर आएंगे नोटिफिकेशन। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कौन कौन से स्टेट की क्या क्या वेबसाइट्स हैं, और रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ मैं उन सब के लिए। यहाँ पर जो अगले पॉइंट्स में इन्होंने बताया है वो यही कि जो ऑल इंडिया के 15% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की डीम्ड को छोड़कर, वो प्राइवेट की जितनी भी सीट्स हैं वो जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वो डोमिसाइल फ्री रहेंगी, किसी भी स्टेट के आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। और जो है उसका शेड्यूल जो है इस तरह से बनाया जाएगा कि 88CCC यानी ऑल इंडिया की जो शेड्यूल रहे उससे ओवरलैप ना करे, ये मैंने पहले ही बताया था। बाकी जो 85% का जो काउंसलिंग है उसका भी जो रजिस्ट्रेशन है टोटल जो आपको कॉलेज अलॉट होगा काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होगा। अगर कोई भी आपको ऑफलाइन को सीट देने का वादा कर रहा है तो मतलब वो फेक है, पूरा फ्रॉड है, क्योंकि जितना भी आपका कोई भी कॉलेज अलॉट होगा वो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होगा। अगला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर ये है कि नो कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये कह रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पहली चीज़ यही है कि आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे अबव होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जनरल के लिए इस बार 136 प्लस और EWS SC ST के लिए 107 प्लस के लिए अगर आपके मार्क्स हैं, जनरल EWS के लिए 137, OBC SC ST के लिए 108 प्लस, तब आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर उससे आपके कम मार्क्स हैं तब अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लास्ट ईयर की तरह कम होते हैं तो मैं आपको रिस्पेक्टिव वीडियो के थ्रू बता दूंगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या EWS से हैं, और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपका 12th होना चाहिए। वही रूल्स हैं जो पहले थे। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो 40%। वहीं होम्योपैथी के लिए बात की जाए तो वही सेम मार्क्स 50% मार्क्स होने चाहिए फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ 12th क्लास में। और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40%। वहीं पर अगर आप PWD हैं तो जनरल अगर EWS हैं तब आप, और उसके साथ PWD हैं तो 45%, और अदर बैकवर्ड क्लास से हैं तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। और बाकी यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो एज को लेकर है कि आपकी जो एज है 31 दिसंबर जिस साल में एडमिशन हो रहा है, यानी जैसे 2023 में एडमिशन हो रहा है तो 31 दिसंबर 2023 तक आपकी जो एज है कम से कम 17 ईयर्स की होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं है, देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। तो कम से कम 17 साल की होनी चाहिए आपकी एज, और उससे ऊपर कितनी भी हो चल जाएगी। बाकी अगला यहाँ पर यही पॉइंट है, 50 परसेंटाइल मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी क्वालिफाई से ऊपर होने चाहिए। यानी जो आपका एकेडमिक ईयर होगा ये उसके बारे में बात चल रही है, मतलब जब आप कोर्स करेंगे BAMS BUMS या BHMS में तो आपको पास करने के लिए 50 परसेंटाइल मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम। और अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपके 40% चल जाएंगे। और अगर PWD हैं तो जनरल EWS के लिए 45 और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। फिर यहाँ पर कह रहे हैं नो अथॉरिटी और इंस्टीट्यूट हैज़ द शैल एडमिट एनी कैंडिडेट टू द अंडरग्रेजुएट कोर्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द क्राइटेरिया और प्रोसीजर। ये कह रहे हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है उसके अलावा अगर किसी का है उसमें फिट नहीं कर रहा है तब आपको कोई भी एडमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस NCISM और NCH ने बनाए हैं उसके अगेंस्ट में कोई भी आपको एडमिशन नहीं दे सकता, और ना ही कोई आपको उससे पास करा सकता है अगर आप उन क्राइटेरिया में पूरे नहीं बैठ रहे हैं, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग ही अथॉरिटी क्यों ना हो। तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया। और कोई भी ऑफलाइन आपका एडमिशन है तो उसको नहीं माना जाएगा, और रेस्पेक्टिव जो अथॉरिटी होगी एडमिशन काउंसलिंग की तो वहाँ पर आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं दिखाने होंगे काउंसलिंग के टाइम पर, तभी आपका जो एडमिशन होगा वो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है। और अगर आप किसी भी रूल्स का वायलेशन करते हैं NCISM और NCH के, तब आपका जो एडमिशन है वो इनवैलिड कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी NCISM और NCH की जो है गारंटी नहीं रहेगी। यहाँ पर जो मोस्टली रूल्स हैं ये कॉलेज को लेकर हैं कि कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो उसके लिए इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो एडमिशन के लिए कट ऑफ मार्क्स बनाए हैं उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, और किसी भी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन को या जो डेट्स दी हैं उनको कोई मॉडिफाई कर सके, क्योंकि ये ऑफिशियली NCISM और NCH ने रिलीज़ की है। नो अथॉरिटी हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और इनटेक एडमिशन कैपेसिटी, मतलब किस कॉलेज को कितनी सीट्स मिली हैं उसको कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता है। NCIS और NCH ने जितनी परमिशन दे दी वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपको जो एक रूल जानना चाहिए वो 29 नंबर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो उन स्टूडेंट की लिस्ट जो है
सेंट्रल आयुष कमेटी यानी AACCC और स्टेट की जो आयुष काउंसलिंग कमेटी है उनको जो है लिस्ट भेज देगी, ताकि ये इंश्योर कर सके कि सिर्फ वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें जो उसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर कोई रूल्स का वायलेशन करता है तब उसको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और वो काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर अगला जो पॉइंट उन्होंने दिया है वो फ़ीस को लेकर दिया है कि जितने भी कॉलेजेस NCISM और NCH से अप्रूव्ड हैं, अटैच्ड हैं, उनकी 50% की जो सीट्स हैं उनका जो फ़ीस है वो एक फ़ी फिक्सेशन जो कमेटी है वो रेगुलेट करेगी, और जितनी फ़ीस लिखी होगी वही फ़ीस आपको देनी होगी, कॉलेज वही फ़ीस जो है चार्ज करेंगे। अगला पॉइंट जो है वो ट्यूशन फ़ी को लेकर है कि जितनी भी ट्यूशन फ़ी किसी कॉलेज की फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने आपकी जो है फ़िक्स कर दी है, उससे ज़्यादा कोई भी कॉलेज नहीं ले सकता है। जितनी आपकी ट्यूशन फ़ीस फ़िक्स है वही आप ले पाएंगे, हर कॉलेज के लिए ये रूल है। और उसके बाद स्टूडेंट अगर किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल होता है तब भी उस स्टूडेंट से जो है ट्यूशन फ़ीस नहीं ली जाएगी, ये इनका रूल है, मतलब पढ़ाई के टाइम पर भी, और जो फ़िक्स ट्यूशन फ़ीस है वही ली जाएगी हर साल के लिए। और यहाँ पर कहा गया है कि हर स्टेट और यूटी काउंसलिंग से रिक्वेस्ट की जाती है कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपनी अपनी वेबसाइट पर जो ट्यूशन फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस है और जितनी अलग फ़ीस या चार्जेस हैं वो सब अपनी वेबसाइट पर दिखाए, और जितनी वेबसाइट पर दिखाई जाए तो वही फ़िक्स जो है फ़ीस रखी जाएगी, उससे ज़्यादा कोई भी चार्ज नहीं कर सकता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, स्पेशली प्राइवेट वाले, वो अपने जिस भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डाल रहे हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर उसकी फ़ीस को देख लें। अदर हिडन चार्जेस तो नहीं है, उसको जाकर देख लें, खुद से कन्फर्म करके तभी वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितनी फ़ीस जो है वेबसाइट पर दिखाई जाएगी वही जो है स्टूडेंट से ली जाएगी। अगला जो पॉइंट है ये ऑल इंडिया कोटा 15% प्राइवेट सीट्स को लेकर है कि फ़र्स्ट 2 राउंड में जो है ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की वो स्टेट भरेगा, लेकिन अगर कुछ सीटें ऑल इंडिया कोटा की जो 15% की प्राइवेट कॉलेजेस में हैं वो अगर बच जाती हैं तो वो रेस्पेक्टिव स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ये यहाँ पर इन्होंने इसी रूल में बताया है। अब यहाँ पर जो आपको अगला पॉइंट देखने को वो मिलेगा वो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस को लेकर, कि जैसे आपको पता होगा ऑल इंडिया कोटा की अलग रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है, और अगर आप स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी अलग रहती है। अगर दोनों जगह पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको दोनों जगह देनी होगी, और कहीं एक जगह पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं एक जगह देनी होगी फ़ीस, ठीक है। और फिर यहाँ पर फ़ीस इन्होंने फिक्स कर दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, इससे कम भी रख सकते हैं। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, जैसे जैसे चेंजेस आएंगे स्टेट वाइज मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूँगा। और अगर सिक्योरिटी मनी की बात की जाए तो यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट रखा है तो वो 50,000 है, इससे ज़्यादा जो है सिक्योरिटी मनी कोई भी नहीं रख सकता है, कोई भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। तो ये लिमिट बना दी है इन्होंने, ठीक है, तो इस लिमिट से ज़्यादा कोई नहीं रख पाएगा। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है इसको ज़रूर आप सही से देखें। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेकेंड राउंड और उसके बाद, यानी अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो आप उसको छोड़ेंगे तब आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी, लेकिन अगर सेकेंड राउंड या उसके बाद के किसी भी राउंड यानी थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है और अगर आप उसको छोड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो चली जाएगी, या फिर सेकेंड राउंड के एडमिशन के टाइम पर ही आपका एडमिशन आपकी वजह से कैंसिल हो जाता है। आपकी वजह से कैंसिल होने का मतलब कि आप कोई डॉक्यूमेंट, आपने कोई कैटेगरी लगाई, उसका सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाए और उसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ, तब भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। इस रूल को आप सही से देख लें, और ये रूल को बहुत अच्छे से जान लें जो लोग प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं। वो ये है कि आपको अगर सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज लेना है तो वो ले लें, वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप उसको रिज़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट फर्दर नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में उसमें एडमिशन लेते हैं तो, दोबारा से मैं बताता हूँ, अगर आप ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स की किसी दूसरे स्टेट में मतलब एडमिशन लेते हैं ऑल इंडिया कोटा से, अब यहाँ पर कहेंगे आप कि प्राइवेट में तो एडमिशन स्टेट कोटा से ही होता है, हाँ स्टेट कोटा से ही होता है, लेकिन जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, प्राइवेट की भी। ऑल इंडिया कोटा की मतलब उसमें किसी भी स्टेट का पार्टिसिपेट कर सकता है, कुछ स्टेट जो ओपन नहीं है उनके लिए ये, तो वहाँ पर आपको जो है कॉलेज मिलेगा। वो सेकेंड राउंड के बाद आप अगर वहाँ पर रिज़ाइन देते हैं तो आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये फिक्स कर दिया है कि जो सीट्स बचेंगी सेकेंड राउंड के बाद वो स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो वहाँ पर ये फिक्स करना ज़रूरी है कि वो मतलब जो सीट्स हैं कम्प्लीटली भर गई हैं और उनको कोई छोड़कर नहीं जाए। और नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब जितनी प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ पर यही बताया इन्होंने कि 15% की ऑल इंडिया कोटा की जो प्राइवेट सीट्स है वहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपके कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट रहेंगे वो आपको दिखाने होंगे। फॉर PWD कैंडिडेट PWD सर्टिफिकेट शुड बी एज़ पर द डायरेक्टिव इशूड
by the central government and notified by the NCIM and NCH available on the counseling website CCC। तो जैसे मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई दी थी कि PWD सर्टिफिकेट आपको किन किन सेंटर पर बनवाने हैं, सिर्फ उन्हीं सेंटर से आपने बनवाया है तभी एलिजिबल होंगे, तभी वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है। और अगला पॉइंट उन्होंने ये दिया है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं स्टेट की या फिर यूनियन टेरिटरी की, वो रेस्पेक्टिव स्टूडेंट की मदद करने के लिए ईमेल आईडी सिस्टम और जो है एक क्वेरी को सोल्व करने वाला सिस्टम बनाएं, जिससे जितनी भी क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट की सोल्व हो जाएं काउंसलिंग के टाइम पर। उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए हैं, जिनको आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी जो रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशंस आएंगे ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट कोटा का, और कैसे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करनी है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।